Guys, this is Abhishek Jain and welcome to our YouTube channel Currentnomics। आप लोगों को पता है कल हमने आत्मनिर्भर भारत का पार्ट 1 रिलीज़ किया था और आज आत्मनिर्भर भारत का पार्ट 2 हम रिलीज़ करेंगे। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत का पार्ट 2 आज रिलीज़ किया गया है, जहाँ पर बात की गई है पुअर, माइग्रेंट्स के बारे में और फार्मर्स के बारे में। 3 महत्वपूर्ण सेक्टर आज हम कवर करेंगे। जो हमारा गरीब है, उसके अलावा जो माइग्रेंट वर्कर्स है, आपने देखा होगा माइग्रेंट वर्कर का काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस अभी देखा जा रहा है। सब माइग्रेंट्स को स्पेशल ट्रेन्स के माध्यम से उनके डेस्टिनेशन पर भेजा जा रहा है। उसके अलावा फार्मर्स जो अभी सबसे वल्नरेबल सेक्टर्स के अंदर माना जाएगा, तीनों के लिए जो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जारी किया गया उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में आप देखोगे आज जो माइग्रेंट्स की जो डेफिनेशन है, इंटर स्टेट माइग्रेंट की डेफिनेशन, उसमें भी यहाँ पर चेंज किया गया है। कल हमने देखा था कि एमएसएमई का जो क्राइटेरिया चेंज किया था, तो उस जो वीडियो है हमारी आत्मनिर्भर भारत पार्ट 1, उसको आप ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको जो सारी की सारी डिटेल्स है वो भी आप यहाँ से लिंक कर पाएंगे। मैंने पूरा एनालिटिकल पार्ट भी वहाँ पर कवर किया था कि किस तरह से मेंस में आंसर राइटिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और देखो हमारा सारा का सारा डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या मिनिस्ट्री की साइट से हम लेते हैं, तो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और देख सकते हो आज 14 मई को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। किसके द्वारा? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, आप सामने देख सकते हो लिखा हुआ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर किन किन पहलुओं के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज भी आप लोगों को काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है, तो पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी मैपिंग की सीरीज़ भी कंटिन्यू चल रही है। थैंक यू, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने हमें उसके लिए दिया। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के मैसेज के बारे में, जो कल भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। कुछ की पॉइंट्स है। सबसे पहला की पॉइंट आपको याद रखना है सेल्फ रिलायंस। ये आप आंसर्स में यूज़ करोगे कि हमें अब कोविड-19 के बाद हमारी इकोनॉमी को कैसा बनाना है, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में उसको उभारना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एम्फेसिस किया गया लोकल प्रोडक्ट्स पर। लोकल प्रोडक्ट्स का मतलब अब हमें क्या करना है, जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्रमोट करना है, ताकि हमारा जो लाइवलीहुड है, जीविकोपार्जन है, वो हमारा स्थानीय लोगों को मिले, जिससे हम क्या कर सकें, ग्लोबल लेवल पर वापस हमारी इकोनॉमी को बूस्ट दे सकें। उसके अलावा जो सेक्टर्स थे जो मैंने कल भी बताए थे, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी, डिमांड, इन 5 सेक्टर्स को भी हम क्या बोलेंगे, 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट अबाउट द 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इसको आप अपने ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो। इन 5 पिलर्स के माध्यम से हम हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को और हमारे पूरी की पूरी कंट्री को वापस रिवैम्प कर सकते हैं, वापस रिवाइव कर सकते हैं। साथ में रिफॉर्म्स आप देख सकते हो, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो स्पेशल फोकस कल भी मैंने आपको बात की थी एमएसएमई की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ की, आज हम बात करेंगे माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में, पुअर पर्सन के बारे में, एमजी नरेगा के बारे में, फार्मर्स के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर हमारे लिए होगा। तो ये मैसेज है, इस मैसेज के थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने आंसर्स में यूटिलाइज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो, कल हमने जो डिस्कस किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट 1, जिस पे हमने जो डिस्कस किया था उनकी छोटी सी समरी आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट की है, जो आपको पीआईबी से देखने को मिलेगी। जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी कि कोलेट्रल फ्री लोन्स किसके लिए, एमएसएमईज के लिए। 3 लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री का मतलब आपको कोई भी जमानत वहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी। मैंने आपको कल समझाया भी था। सब लोग कल की वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको एमएसएमई का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, क्या स्ट्रेस्ड एमएसएमईज क्या थी। ठीक है, उसके अलावा फंड ऑफ फंड्स की भी मैंने कल बात की थी, तो एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाएगी। एमएसएमई का जो क्राइटेरिया रिवाइज किया गया है, उसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप लोगों को याद होगा, 1, 5, 10, 50 और आपका 20, 100।
जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है ज़रूर वीडियो देखें। वहाँ पर नया क्राइटेरिया हमने टर्नओवर का भी इंट्रोड्यूस किया था। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो पहले अलग अलग थे अब मिक्स कर दिया था, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो EPF है, EPF का मतलब आपका जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, उसमें 2500 करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया गया है आपके बिजनेसेस को और वर्कर्स को अगले 3 महीने के लिए। साथ में जो कंट्रीब्यूशन आपका बिजनेस और वर्कर्स के द्वारा किया जाता है उसमें भी रिडक्शन यहाँ पर किया गया है। काफ़ी सारी रिलैक्सेशन और रियायतें यहाँ पर दी गई है। आप देखोगे टैक्स कंसेशंस के अंदर भी, टैक्स रिटर्न के अंदर भी आप इस स्लाइड से देख सकते हो। जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न की डेट थी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, आपका कर दिया गया। आप देखोगे यहाँ से जो आपकी 31 जुलाई 2020 से 31 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर फाइनली कितना कर दिया गया है, 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा रियायतें यहाँ पर दी जा रही है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम चलाई जा रही थी विवाद से विश्वास स्कीम, उसको भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। TDS के अंदर रिलैक्सेशन दे दी गई है। TDS अब कितना कर दिया गया है, 7.5% यहाँ पर TDS कर दिया गया है। अलग अलग टाइप की TDS में भी सब तरह की रियायतें यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, तो काफ़ी सारा प्रयास किया जा रहा है NBFC के लिए। ठीक है, जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ये सारी चीज़ें हमने कल थोड़ा पार्ट डिस्कस किया था। स्पेशली कल हमने MSME पर फोकस किया था। आज का जो हमारा पूरा का पूरा सेक्टर होगा उसमें माइग्रेंट वर्कर्स, वल्नरेबल सेक्शन जो हमारा फार्मर्स वाला पार्ट है उस पर हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे। और साथ में जो नई डेफिनेशन आई है इंटर स्टेट माइग्रेंट्स के लिए, उसमें भी देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप देखोगे मैंने आपको वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम पढ़ाई थी, इसके माध्यम से ही मैंने, आप देखोगे मेरा अलग से वीडियो है जहां पर मैंने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में डिस्कस किया था, वो भी आप ज़रूर देखें। आप देखोगे अभी तक जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको जो राशन मिल पाता था वो उनके राज्यों में ही मिल पाता था। सोचो अगर कोई राजस्थान का माइग्रेंट वर्कर है, वो अगर केरला में वर्क कर रहा है, तमिलनाडु में वर्क कर रहा है, तो वो अपने PDS सिस्टम जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका लाभ नहीं उठा पाता था। उसको जो PDS के माध्यम से गेहूं मिलना होता था या जो भी अदर प्रोडक्ट्स मिलना होता था वो उसको वहां नहीं मिल पाता था। अब हमने क्या किया है, टेक्नोलॉजी सिस्टम यहां पर यूज़ करेंगे और आप देखोगे यहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के माध्यम से वो वर्कर किसी भी फेयर प्राइस शॉप से, फेयर प्राइस शॉप का मतलब भारत की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से इसका बेनिफिट उठा सकता है। ये भी इनके लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देख सकते हो आपको टेक्नोलॉजी सिस्टम यूज़ किया जा रहा है माइग्रेंट्स को किसके एक्सेस के लिए, ताकि वो किसी भी फेयर प्राइस शॉप से बाई मार्च 2021 वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से वो यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे मुद्रा लोन्स के अंदर, आपने मुद्रा लोन्स का नाम सुना होगा। 3 कैटेगरी यहाँ पर आपने सुनी होगी, शिशु, किशोर और तरुण। यहाँ पर आप देख रहे हो 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी मुद्रा के अंदर, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। अगर 50,000 तक आप लोन लेते हो शिशु के अंदर आता है, 50,000 से 5 लाख का जो लोन होता है वो किशोर के अंदर आता है, 5 लाख से आपका 10 लाख का जो लोन आता है वो तरुण के अंदर आता है। तो तीनों अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर डिफाइन की गई है। तो जो शिशु मुद्रा लोन है मतलब 5,000 से कम वाले, उसमें 2% की क्या दी गई है, छूट दी गई है। इंटरेस्ट सब्वेंशन का मतलब 2% की छूट यहाँ पर दी गई है फॉर 12 मंथ। लगभग 1500 करोड़ की रिलीफ इससे मिलेगी जिन्होंने शिशु के तहत क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। शिशु का मतलब 50,000 से कम वाले लोन किसके अंदर आते हैं, शिशु के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा सब माइग्रेंट्स को अगले 2 महीने तक फ्री फूड सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। साथ में उनके जो हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो काफ़ी सारे प्रयास भारत सरकार के इस राहत पैकेज में किए गए हैं। तो आपको इस पेज से क्या सीखने को मिला, जो मुद्रा लोन्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु जो लोन है अंडर 50,000 वाला, उसमें छूट दी गई है 2% की, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में बताया। ठीक है, आगे देखो जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स है, आपने देखा होगा अभी कोविड-19 के टाइम पर जो सब लोग थे जो पहले अलग अलग काम करते थे वो सब किसके लिए काम करने लगे हैं, सब्जी बेचने वाले बन गए हैं। ठीक है, तो कैसे जो स्ट्रीट वेंडर्स को वापस से रिवेम्प किया जाए, इसके लिए 5,000 करोड़ का क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है, ताकि वापस से जो आपके स्ट्रीट वेंडर से दुकान लगाते हैं, छोटी सी दुकान से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनको वापस रिवेम्प यहाँ पर किया जा सके। उसके लिए आप देखोगे फार्मर्स को 2 लाख करोड़ के कंसेशनल क्रेडिट लोन यहाँ पर बांटे जाएंगे, जिससे लगभग 2.5 करोड़ फार्मर्स फ़ायदा उठा पाएंगे। कौन से वाले फार्मर्स, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत फ़ायदा जिनको मिलता है, KCC वाले लोग यहाँ से फ़ायदा उठा पाएंगे। साथ में जो कैंपा फंड है, इसके बारे में भी आगे की स्लाइड में डिस्कस करूँगा, जो आपका कंपनसेटरी
अफोस्टेशन वाला जो फंड है, जिसके माध्यम से भी जीविकोपार्जन या लाइवलीहुड क्रिएट किया जाएगा। आगे की स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसका पूरा का पूरा हम डिटेल में पार्ट डिस्कस करते हैं ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो, ठीक है। पहला सेक्टर हम लेते हैं जहाँ पर बात करेंगे फार्मर्स की और रूरल इकोनॉमी की। आप देखोगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी जो स्पेशली रूरल एरियाज़ है वहाँ पर आप देखोगे जो सब लोग क्या कर रहे हैं, जो सब्जी का जो प्रोडक्शन होता था पहले तो वो बाहर क्या हो जाता था, एक्सपोर्ट हो जाता था। अभी सारा का सारा सब्जी का प्रोडक्शन कहाँ पर बिक रहा है, लोकल एरियाज़ में बिक रहा है। उसकी वजह से सारी की सारी जो वेजिटेबल्स है काफ़ी ज़्यादा सस्ती आपको देखने को मिलेगी। इवन फार्मर्स को उसकी जो लागत है वो भी वो वसूल नहीं कर पा रहे। आप देखोगे टमाटर, ककड़ी, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं आपको काफ़ी ईजीली और काफ़ी सस्ते में मिल जाएगी। बम्पर आवक आपको मिलेगी क्योंकि उसका बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से वो सारा का सारा कहाँ पर बिक रहा है, लोकल एरिया के अंदर, जिसकी वजह से किसान उसके इनपुट प्राइस भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखोगे, पहले तो हम बात करेंगे क्या क्या सपोर्ट दिया जा चुका है। तो आप देखोगे 1 मार्च 2020 से लेकर 30 अप्रैल तक लगभग 63 लाख लोन 86,600 करोड़ रुपए के अप्रूव किए जा चुके हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। साथ में नाबार्ड का आपने नाम सुना होगा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए जो ये वर्क करता है। यहाँ पर आप देखोगे लगभग 29,500 करोड़ रीफाइनेंस यहाँ पर किए जा चुके हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से, रीजनल रूरल बैंक्स के माध्यम से। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इनको किया जा रहा है फार्मर्स और रूरल इकोनॉमी को, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरेस्ट सबवेंशन के थ्रू उनके जो लोन है उसको कम किया जा रहा है। किसी लोन के लिए जो किस्तें उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। काफ़ी सारे मेजर्स यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम और बातें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे लगभग 3 करोड़ फार्मर जिनका एग्रीकल्चर लोन लगभग होता है 4.22 लाख करोड़, उनको बेनिफिट दिया जा रहा है 3 मंथ का लोन मोरेटोरियम। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोन मोरेटोरियम का मतलब होता है 3 महीने तक उनको उस लोन का रीपेमेंट नहीं करना। उसका जो आपकी किस्त आती है, जैसे आपने सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं, हॉलीडे पीरियड भी इसको बोला जाता है, कि 3 महीने आपको कोई भी उसका रीपेमेंट नहीं करना। 3 महीने का क्या हो जाएगा, वहाँ पर गेप आ जाएगा। तो 3 करोड़ फार्मर्स को ये बेनिफिट करेगा जिन पर लगभग 4.22 लाख करोड़ का क्या है, लोन है। उनको 3 महीने तक कोई भी किस्त वापस से नहीं चुकानी। तो 3 महीने का लोन मोरेटोरियम इनको दिया गया। साथ में आप देखोगे इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब, अगर इंटरेस्ट रेट 8% है तो उसको घटा के 6 किया जा सकता है, 5 किया जा सकता है, 4 किया जा सकता है। तो इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब इंटरेस्ट रेट घटा दी गई ताकि उनको क्या मिले, थोड़ी उनको रियायत मिल सके जो उनके फसलों के लोन हैं या उन्होंने जो अदर लोन वहाँ पर लिए हुए हैं। साथ में मैंने आपको बताया 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड सेंक्शन किए गए जिनकी लोन लिमिट क्या थी, 25,000 करोड़ की लागत से। आप देखोगे लगभग 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर सेंक्शन किए गए, लगभग कॉस्ट आई 25,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या मेजर्स, इनको आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे, अगर आपको लिखना है आंसर कि रूरल इकोनॉमी में क्या क्या समस्याएं हैं या रूरल इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, तो आप अलग अलग डाल सकते हो। आपके फार्मर्स के लिए क्या हुआ, एग्रीकल्चर लोन्स को आपने जो मोरेटोरियम हुआ, आपका इंटरेस्ट सबवेंशन हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड हुआ, इन सब के नाम आपको मेंशन करने हैं ताकि आप उसको बता सको एग्जामिनर को कि ये इन्वेंशन या ये मेजर्स अभी हमने रिसेंटली लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और आप चीज़ देखोगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट राहत पैकेज आया था उसमें जिन लोगों को भी पीएम किसान योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिली थी उनको वो प्रोवाइड करवा दी गई थी। अब यहाँ पर आप देखोगे 2 लाख करोड़ का जो क्रेडिट बूस्ट दिया जा रहा है लगभग 2.5 करोड़ फार्मर्स को। 2 लाख करोड़ रुपए का लोन एक तरह से हम बोल सकते हैं, या क्रेडिट बांटा जाएगा 2.5 लाख करोड़ फार्मर्स को, किसके थ्रू, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फिशरमैन है और एनिमल हस्बेंड्री है, जो कि किस में आते हैं, एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर में, एग्रीकल्चर की सहायक गतिविधियों में, उसको भी इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इससे होगा क्या, गवर्नमेंट चाहती है जो रूरल इकोनॉमी है या जो फार्मर वाली इकोनॉमी है उसको बूस्ट देना। तो ध्यान रखना, अभी आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया कि 2 लाख करोड़ रुपए का कंसेशनल का मतलब पूरा फ्री नहीं होगा, उसमें छूट दी जाएगी। क्रेडिट दिया जाएगा लेकिन उसमें छूट दी जाएगी, उसमें इंटरेस्ट रेट कम की जा सकती है। कितने को फ़ायदा मिलेगा इससे, 2.5 करोड़ फार्मर्स को। ध्यान रखना किसके थ्रू मिलेगा ये लोन, सारा का सारा किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये लोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब बात करते हैं, अभी तो हमने बात की
किसान की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, वेजिटेबल सेक्टर हुआ आपका, ठीक है। उसके अलावा जो किसानों की, आपने देखा होगा राजस्थान में तो कृषि कल्याण शुल्क भी लगा दिया गया मंडीज़ पर, 2% कृषि कल्याण शुल्क लगाया था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे और भी ज़्यादा दिक्कत किसानों को हो रही है, क्योंकि फाइनली मार किसको झेलनी पड़ रही है? किसानों को। मंडी वाले फाइनल किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं? किसानों को। तो कृषक कल्याण शुल्क के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा उससे कंट्रोवर्सी चली थी, काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, उसको लेकर राजस्थान के अंदर 5 दिनों तक मंडी की हड़ताल भी यहाँ पर रही थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं माइग्रेंट और अर्बन पुअर वाला। माइग्रेंट्स आप देख सकते हो अभी हर जगह गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही है ताकि सब माइग्रेंट्स को उनके घर पहुंचाया जा सके। हमारी इसी टीम में करंटनॉमिक्स में एक हमारी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है जो भी इससे रिलेटेड वर्क कर रही है, स्पेशल हमारी तरफ से उसको स्पेशल थैंक यू। इसी तरह से वो माइग्रेंट्स के लिए आगे और पूरे के पूरे वल्नरेबल सेक्टर के लिए वर्क करती रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो माइग्रेंट्स के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो पहले तो मैं बात करूंगा इंटर स्टेट माइग्रेंट्स के बारे में। यहाँ पर हम एक और चीज़ बात करेंगे जो डेफिनेशन में चेंज किया गया। पहले आप छोटी सी चीज़ देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो स्टेट गवर्नमेंट का डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड होता है। क्या नाम है? स्टेट गवर्नमेंट का जो डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड होता है या जो आपदा प्रबंधन कोष होता है, उसकी सहायता ली जाएगी किसके लिए? जितने भी माइग्रेंट्स होंगे उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए, उनको वाटर प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसको असिस्टेंस देगा? आपके स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड को। और लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें रिलीज़ भी किए जा चुके हैं। किसके लिए? ताकि जो आपका स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है उसको और भी ज़्यादा ऑगमेंट किया जा सके, और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो आपसे अगर पूछा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट कौन से फंड का यूज़ करेगी जो माइग्रेंट्स को आवास प्रदान करने के लिए, फूड प्रदान करने के लिए, वाटर, तो आंसर होगा आपका स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। उसके बाद आप देखोगे जो माइग्रेंट्स की जो पूरी की पूरी कंडीशंस है, उनको 3 टाइम खाना प्रोवाइड करने के लिए जो भी यहाँ पर एक्टिविटी चलाई जाएगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखोगे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वयं सहायता समूह, उनको किसके थ्रू रोजगार प्रदान करवाया जा रहा है? ये लोग लगभग 3 करोड़ मास्क बना चुके हैं और लगभग 1.20 लाख लीटर सैनिटाइजर प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो इसके थ्रू भी इनको क्या मिल रही है? एडिशनल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है। साथ में हमारा एक पैसा पोर्टल है जिसके द्वारा आप देखोगे जो आपका क्रेडिट है, जो आपका लोन है, उसका काफ़ी इजीली एक्सेस यहाँ पर करवाया जाता है। वो भी, उसका भी काम यहाँ पर पायलट बेसिस पर चल रहा है, उसकी भी टेस्टिंग चल रही है ताकि उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करवा दिया जाए। और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है यहाँ पर, उनका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनहांस यहाँ पर होती हुई देखी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, एमजी नरेगा का जो उनको पैसा मिलता था, डेली की वेज रेट थी पहले कितनी थी? 182, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 202। तो आपको ध्यान रखना है अभी प्रेजेंट में पर डे एमजी नरेगा वर्कर्स को कितना फंड मिलता है? 202, 202 रुपये पर डे उनको मिलते हैं। एमजी नरेगा के बारे में सब जानते होंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। एमजी नरेगा का एक्ट अपना बना हुआ है। आप देखोगे अभी इसके थ्रू, अब देखो सारे के सारे माइग्रेंट्स कहाँ पर आ रहे हैं? गाँवों के अंदर आ रहे हैं। तो अब गाँवों के अंदर आ रहे हैं तो उनको काम प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है आपका? एमजी नरेगा। तो इसमें आप लिख सकते हो जो माइग्रेंट्स की समस्या है उसको हल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करेगा? आपका एमजी नरेगा, क्योंकि जितने भी माइग्रेंट्स वापस से गाँव में आएंगे उनको एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करवाएगा? आपका एमजी नरेगा। तो आप देखोगे इसके अंदर जो पर्सन्स एनरोल हुए हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और धीरे धीरे और भी इस पर काम किया जा रहा है ताकि माइग्रेंट वर्कर्स को इसके अंदर और भी ज़्यादा इंक्लूड किया जा सके, ताकि उनका जो रोज़गार है उसको सुनिश्चित किया जा सके। ध्यान रखना अभी प्रेजेंटली कितना मिलता है? 202 रुपीज़। पहले 182 था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 202 रुपीज़, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है एमजी, जो आपका एमजी नरेगा है वो सपोर्ट करेगा जो माइग्रेंट्स आपके घरों में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगले 2 महीनों तक जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको क्या मिलेगी? फ्री फूड सप्लाई मिलेगी। किसके तहत मिलेगी? अगर सोचो कोई माइग्रेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर नहीं है या स्टेट कार्ड के थ्रू भी उसको बेनिफिट नहीं मिलता तो भी अभी बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखना, पहले तो लोगों को बेनिफिट कब मिलता था? जब वो किसके अंदर आए? एनएफएस है, जो आपका एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंदर सम्मिलित हो, या स्टेट की जो लिस्ट आती है कि किन किन को लाभ मिलने वाला है उसी के थ्रू बेनिफिट मिलता था। लेकिन ध्यान रखना अगले 2 महीने के लिए अगर उनके पास एनएफएसए नहीं है और स्टेट का कार्ड भी नहीं है तो भी उनको बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा? लगभग आप देखो
5 किलोग्राम उनको जो अनाज मिलेगा पर पर्सन, 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलो चना, 1 किलो चना मिलेगा उनको पर फैमिली को पर मंथ के लिए, और अगले 2 महीनों के लिए ये सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पर दी जाएगी। आप देख सकते हो 5 kg ऑफ ग्रेन्स पर पर्सन और 1 kg चना मिलेगा पर फैमिली को पर मंथ के लिए, कितने महीनों के लिए, अगले 2 महीनों के लिए, ठीक है। और इससे लगभग 8 करोड़ माइग्रेंट्स को बेनिफिट होने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सारी की सारी कॉस्ट किसके द्वारा वहन की जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टेट पर कोई भी बर्डन यहाँ पर नहीं पड़ने दिया जाए। तो इसको भी आप लिख सकते हो कि जो माइग्रेंट्स NFS से और स्टेट के अंदर कवर नहीं है उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, अगले 2 महीने के लिए फ्री फूड सप्लाई मिलेगी। ये भी आज ही डिसाइड किया गया है, ठीक है। अब आगे देखो, ये मैंने आपको बताया था कि अभी जो माइग्रेंट फैमिलीज़ है जो दूसरे राज्यों के अंदर किसका एक्सेस नहीं कर पाती है, उनको अपने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अब क्या होगा, इस स्कीम के थ्रू बेसिकली आप देखोगे जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत उनको भारत की किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर या फेयर प्राइस की शॉप से वो अपना राशन ले सकते हैं। तो ध्यान रखना, यही लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी सिस्टम टू बी यूज्ड इनेबलिंग माइग्रेंट टू एक्सेस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फ्रॉम एनी फेयर प्राइस ऑफ इंडिया बाय मार्च 21। किसके तहत? आपका वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत। तो आप देखोगे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके तहत हर एक माइग्रेंट्स को हर एक स्टेट के अंदर यहाँ से फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है जिसकी मोदी जी ने बात की थी। हमने बोला था कि अभी हमें क्या लेने पड़ेंगे? बोल्ड रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे। वन ऑफ द रिफॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था कि अभी क्या डेफिनेशन में चेंज किया गया है माइग्रेंट वर्कर्स की, तो ध्यान रखना, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का मतलब क्या होता है? जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। और जो खुद के स्टेट के अंदर ही माइग्रेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा। इंट्रा मतलब स्टेट का स्टेट में, इंटर मतलब एक स्टेट से आपका दूसरे स्टेट में। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाते हैं। अभी क्या मॉडिफाई किया गया, इसमें बेसिकली उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया है जो एम्प्लॉयर के द्वारा डायरेक्टली एम्प्लॉय किए जाते हैं। तो आप देख सकते हो इस डेफिनेशन को मॉडिफाइड करके क्या इंक्लूड किया गया है, वो सारे माइग्रेंट वर्कर जो एम्प्लॉयड है डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर, जो आपका एम्प्लॉयर है जिनको डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। दूसरा वो वर्कर्स जो डायरेक्टली किसी राज्य में आए हैं, ठीक है। एक तो वो होता है किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं तो वो माइग्रेंट वर्कर्स के अंदर पहले से आते थे। लेकिन अब सोचो कोई बिना कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है, सोचो कोई पर्सन है वो 1 से 2 राज्य में जाता है बिना किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, खुद के माध्यम से ही जाता है और वो यहाँ पर काम स्टार्ट कर देता है, तो वो भी किस में आएगा? आपके माइग्रेंट के अंदर आएगा, पहले नहीं आता था। तो अब देखो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है? पहले तो वो माइग्रेंट वर्कर जो डायरेक्टली किसने एम्प्लॉय किया है, किसी कंपनी ने या किसी एम्प्लॉयर के द्वारा डायरेक्टली इसको एम्प्लॉय किया गया है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता था, अब बिना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर मैं डायरेक्टली किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ तो वो भी किस में आएगा? इंटर स्टेट के अंदर। दूसरा वो वर्कर जो डायरेक्टली किसी दूसरे स्टेट में आया है बिना किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, वो भी किसके अंदर आएगा? आपका माइग्रेंट वर्कर के अंदर आएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या मॉडिफाई किया गया है? इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर मॉडिफाइड टू इंक्लूड माइग्रेंट वर्कर एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जो आपको रोजगार दे रहा है, एम्प्लॉयर मतलब जो रोजगार दे रहा है, और एम्प्लॉयड मतलब जिसको रोजगार मिल रहा है। और वर्कर्स डायरेक्टली कमिंग टू डेस्टिनेशन स्टेट, जिस डेस्टिनेशन स्टेट में वो काम कर रहा है वहाँ खुद से आया है, डिसाइड द माइग्रेंट वर्कर एम्प्लॉयड थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इनके लिए अलग अलग स्कीम बनी हुई है, ठीक है। तो उसका भी बेनिफिट सब इनको दिया जाएगा। पोर्टेबिलिटी का मतलब माइग्रेंट वर्कर्स को हर जगह वेलफेयर के बेनिफिट मिलेंगे, ऐसा नहीं है, उनके पर्टिकुलर राज्य में ही मिलेंगे। जिस राज्य के अंदर माइग्रेट हुए हैं वहाँ भी उनको अपने हेल्थ के बेनिफिट और जो भी वेलफेयर बेनिफिट्स होंगे यहाँ पर उनको मिलना स्टार्ट होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो इनके लिए एक्ट भी बना हुआ है, ठीक है, जो ESIC वाला एक्ट है उसके थ्रू भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ आपके हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी उसका कवरेज यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स एक लेबर कोड के नाम से बना हुआ है, लेबर कोड के माध्यम से काफ़ी सारे बेनिफिट्स इन श्रमिकों को यहाँ पर डायरेक्टली प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर पहली चीज़ आप देख सकते हो
एक सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है कि कितना मिनिमम वेज दिया जाए, कितना मिनिमम वेज एक श्रमिक को मिलना ही चाहिए। तो अभी तक क्या था, हर राज्य के अंदर अलग अलग था। अब देखो यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा, मिनिमम वेज और टाइमली रीपेमेंट या टाइमली पेमेंट उनको किया जाएगा। जितने भी वर्कर किस में काम कर रहे हैं, अनौपचारिक सेक्टर के अंदर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। आप देखोगे प्रेजेंटली लगभग 30% वर्कर्स पर ही मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है। अब इसको किसके लिए किया जा रहा है, हर एक वर्कर के लिए। हर एक वर्कर जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आप देखोगे इंडिया की लगभग 90% वर्कफोर्स किसके अंदर वर्क करती है, आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। तो अभी तक सबको कवरेज नहीं था कि कितना मिनिमम वेज मिलना चाहिए। तो आप देखोगे इसके लिए नेशनल फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे क्या होगा, अलग अलग राज्य है या अलग अलग रीजन है, वहाँ पर मिनिमम वेज का जो कॉन्सेप्ट अलग अलग होता था उसको यहाँ से हटाने में मदद मिलेगी। साथ में उनको सारे के सारे सोशल वेलफेयर बेनिफिट, चाहे हेल्थ केयर हो आपका, चाहे अदर केयर हो, वो उनको यहाँ पर मिलना स्टार्ट होगी। तो ध्यान रखना मिनिमम वेज का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो अभी तक सिर्फ 30% वर्कर्स पर ही एप्लीकेबल है, उसको सब वर्कर्स पर एप्लीकेबल करने की भी यहाँ पर हमारे बजट के आज इसके अंदर अनाउंस किया गया है। इसको आप मिनी बजट से कम मत मानना, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है या काफ़ी विस्तृत डॉक्यूमेंट के रूप में इसको लाया गया है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बेनिफिट्स वगैरह, उसके अलावा उनका जितना भी सोशल सिक्योरिटी फंड है या उनकी जो डिपॉजिट्स वगैरह है उसके लिए भी यहाँ पर वर्क किया जाएगा। जो छोटे वर्कर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर वर्क करते हैं, उन सब के लिए भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी किसके लिए, जो आपके गली वाले या गली मोहल्लों के अंदर जो छोटी छोटी दुकान लगाते हैं, सब्जी वाले हैं या जो अलग ठेला लगाने वाले हैं, उनके लिए भी बेसिकली आप देखोगे सबसे पहले उनके लिए भी आप देखोगे सबसे बुरा असर किस पर पड़ा है, स्ट्रीट वेंडर्स पर ही आपको देखने को मिलेगा कोविड-19 की वजह से। तो आप देखोगे इनके लिए भी सपोर्ट स्कीम, लिक्विडिटी लगभग 5,000 करोड़ का, इनमें भी जो मनी सप्लाई यहाँ पर इसके लिए फ़ंड बनाया गया है, ताकि इन लोगों को भी धीरे धीरे सेक्टर के अंदर वापस से क्या किया जा सके, इनकी जीविकोपार्जन या लाइवलीहुड को वापस से एक्टिवली यहाँ पर बनाया जा सके, ठीक है। तो ये आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्लियर किया था कि जो मुद्रा के अंदर 3 कैटेगरी होती है, शिशु, एक कैटेगरी होती है आपकी किशोर नाम से, एक कैटेगरी होती है आपकी तरुण नाम से। ये 3 कैटेगरीज़ है यहाँ पर। इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर आप देखोगे जो मुद्रा शिशु लोन की बात की गई, इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम अमाउंट कितना है, 50,000। 50,000 से कम या 50,000 तक वाले लोन मुद्रा में शिशु के अंदर आते हैं, 50,000 से 5 लाख वाले किशोर के अंदर है, और 5 लाख से 10 लाख वाले आपके तरुण के अंदर है। तो इसके अंदर आप देखोगे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है, इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पर रिडक्शन दिया है 2% का। अगर सोचो पहले 8% रेट लगती थी, अब कितनी लगेगी, 6% रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपको बोला था कि कैंपा फंड को अपन अलग से एक्सप्लेन करेंगे। देखो कैंपा फंड होता क्या है, कैंपा फंड का भी एक एक्ट बना हुआ है। आप देखो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कौन सा एक्ट बना हुआ है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 बना हुआ है। बेसिकली आपने देखा होगा अगर कोई सा भी ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो एनवायरनमेंट को हार्म करता है, तो उसमें बेसिकली आपको कैंपा फंड में उसका अमाउंट डिपॉजिट करवाना होता है कि कितना आपने एनवायरनमेंट को नुकसान यहाँ पर किया है। तो जो कैंपा फंड है, अब उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, लोगों का लाइवलीहुड क्रिएट किया जाएगा। कैसे, जैसे पेड़ लगाना हुआ, जितने भी प्लांटेशन के वर्क हुए, उसके अलावा जितने भी आपके फॉरेस्ट के मैनेजमेंट से रिलेटेड काम हुए, मिट्टी से रिलेटेड काम हुए, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हुआ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हुआ, इन सारे के लिए क्या किया जाएगा, कैंपा अपने फंड के थ्रू क्या करेगा, लोगों को रोज़गार यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा। तो आप देखोगे इसका फंड अब लगभग 6,000 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए अप्रूव किया गया है। ये फंड स्टेट गवर्नमेंट यूज़ करेगी, किसके लिए यूज़ करेगी, चाहे वो प्लांटेशन का काम करवा रही है, चाहे पेड़ लगाने का काम करवा रही है, चाहे वनों के प्रबंधन का काम करवा रही है, चाहे मिट्टी के कंजर्वेशन का काम करवा रही है। और इस कामों से क्या मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी न किसी तरह से लोगों के हाथों में रोज़गार भी देना, साथ में उनके हाथों में पैसा भी पहुंचाना। तो फ्री बीज से बढ़िया क्या है, लोगों को रोज़गार यहाँ पर प्रोवाइड करना। आप देख सकते हो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा आपका अर्बन एरियाज़ के अंदर, सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर एंड रूरल एरियाज़ के अंदर। तो इस फंड को भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये फ़ंड क्या है। ये फ़ंड किस एक्ट 2016 से बना हुआ है, जिसमें आप देखोगे जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, सोचो फैक्ट्रीज़ की है, इंडस्ट्री की है, जिससे किसी भी तरह का एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, तो आपको फ़ंड कहाँ पर जमा करवाना होता है, कैंपा के अंदर। इस फंड का यूज़ अभी कोविड-19 में किया जाएगा ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, ठीक है।
तो ये हमारा था जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट 2, जो हमने थोरोली डिस्कस किया, हर एक एस्पेक्ट डिस्कस किया। इनको हम आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा किस तरह से इनको हम आंसर राइटिंग में यूटिलाइज़ करेंगे। जो अपना कोविड-19 का रिलीफ पैकेज 1 था, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत अभियान पार्ट 1 के नाम से जानते हैं और पार्ट 2 वाले नाम से जानते हैं। जो भी आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, 4L वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला होगा यहाँ पर। उसके अलावा 5 पिलर्स आपको देखने को मिले, इनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो 5P के नाम से। उसके आप देखोगे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर क्या क्या एफर्ट्स लिए गए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 10 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। यूपीएससी में पूरा 15 या 20 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आरबीआई ने या हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने या लोगों के द्वारा क्या क्या एफर्ट्स यहाँ पर किए गए। तो आपको अलग अलग सेक्टर में बांटना है। गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा क्या एफर्ट्स किए गए, आरबीआई के द्वारा क्या एफर्ट्स किए गए, उसके अलावा सोशल लेवल पर लोगों के द्वारा क्या एफर्ट्स किए गए, सारे अलग अलग एफर्ट्स आपको बताने हैं, यहाँ पर यूज़ करना है। फार्मर्स के लिए क्या एफर्ट किया आपने, रूरल सेक्टर के लिए क्या एफर्ट किया, माइग्रेंट्स के लिए क्या किया गया, जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, आपके एमएसएमईज थी, आपका जो टैक्सेशन सेक्टर था, आपका मिडिल इनकम सेक्टर था, अलग अलग आपको सेक्टर में बांटना है। इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से जो मैंने आपको बताया है, आपके आंसर राइटिंग के अंदर आप काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ से कर सकते हो। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है, इसको देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुँचे। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स के एडिशन में।